तो यस, आज हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। राइट, हम वन शॉट के अंदर पूरा रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का। जो भी कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है बता दूंगा मैं। राइट, एंड अगर आप नए हो तो यस, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी अलोंग विद सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम रोज एक एक चैप्टर ऐड कर रहे हैं। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। राइट, so let's start with the chapter. First of all we will talk about center of mass. ठीक है, कि center of mass क्या होता है, center of mass की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, so पहली बात तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि काफी टाइप की मोशन रहती है। जैसे हम लॉज ऑफ मोशन वगैरह के अंदर अब तक हमने जितनी भी बॉडीज की बात करी थी वो सारे के सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स थे। ठीक है, पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे थे। लेकिन जब भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल एक स्फीयर आ जाएगा, स्फीयर मूव कर रहा है, राइट, रोड आ जाएगी। ठीक है, तो इन केसेस के अंदर सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, डिस्क हो गई, राइट, तो इन केसेस के अंदर हमें सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत पड़ जाएगी। सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्वेशन करने के काफी सारे फायदा भी रहते हैं। राइट, सेंटर ऑफ मास अगर हमें फाइंड आउट कर गया हमने, राइट, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हम सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में, जैसे हमने रिलेटिव मोशन सीखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने का, राइट, तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में हम काफी सारी चीजें इजी बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सेंटर ऑफ मास नाम से ही हमें एक बेसिक आइडिया रहता है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, कि भाई एक ऐसे पॉइंट है जहां पर सारा का सारा बॉडी का जो मास है वो कंसंट्रेटेड है। राइट, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले वो बेसिक बात कर लेते हैं कि लेट्स से, राइट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेट्स से अपने पास कोई एक सिस्टम है, राइट, एक्स वाई जेड तीनों हो सकती है, एक्स वाई और यहाँ पर है जेड। राइट, इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बहुत सारे मासेस है। राइट, लेट्स से m1 m2 m3 तीन मासेस। ठीक है, अब इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता होंगे। राइट, अब तुम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना तो आना चाहिए। राइट, लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। भाई देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप 1.25 इज द बेस्ट फिट। राइट, तो आप वो भी कर सकते हो, या तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे, तो आप क्लिक करोगे तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी पहुंच जाओगे। राइट, अगर आपको ये ऑलरेडी आता है तो x3 y3 z3। राइट, तो अगर मुझे तीनों मास के सिस्टम का कोऑर्डिनेट सिस्टम सेंटर ऑफ मास निकालना है, सो सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, RCOM, दैट मींस द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। राइट, दैट विल बी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, जितने भी मास दिए हैं डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। राइट, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब ये जो कोऑर्डिनेट है, अब ये जो भी वेक्टर आया सिस्टम का, लेट्स से सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो ये जो आया दैट इज अवर RCOM। अब इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट भी होगा। राइट, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं XCOM, YCOM एंड ZCOM, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पर भी R1 की जगह x1 y1 z1, इसकी जगह x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो हमें XCOM, YCOM, ZCOM की इंडिविजुअली वैल्यू आ जाएगी। मतलब तुम्हें ऐसा पूछ लिया होगा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। राइट, तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ XCOM। तो XCOM क्या हो जाएगा भाई, देखो इसके अंदर xyz है, तो x वाले के लिए सिर्फ x वाले को काउंट कर लो, तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। Similar way में you can also find out YCOM and ZCOM, right? m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3। सिंपल कोऑर्डिनेट पता है, वहां से आप सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। नाउ एक बार हमें आ गई RCOM, दैट मींस पोजीशन ऑफ you can say center of mass। We can easily find out the velocity of center of mass as well। वेलोसिटी निकालने के लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। राइट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, VCOM। राइट, VCOM देखो यहाँ से क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 इन सिमिलर वे। राइट, सिंपल इस चीज को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये चीज आ गई, VCOM आ गया।
VCOM आ गया तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट करोगे तो you will get ACOM or you can say acceleration of center of mass, right? And that will be m1a1 plus m2a2 plus m3a3 divided by तीनों का सम, राइट? तो इस तरीके से तो आप कोई भी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? काफी बार हमें दो मासेस का जो सिस्टम है उसके अंदर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इजीली फाइंड आउट करना सीखना है, राइट? तो इस तरीके से तो आपको जितने भी मासेस दिए हो 3 4 5 6 तो आप ये तो लॉन्ग मेथड है, इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो लेट्स से हमारे सिस्टम में दो ही मास मुझे दिए हुए हैं, ठीक है? लेट्स से देयर आर ओनली 2 मासेस इन द सिस्टम। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक अपना मास है m1, दूसरा मास है अपना m2, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस मुझे दी है, लेट्स से डिस्टेंस दी है r, ठीक है? दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस दी है r। अब तुम्हें अभी इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता है, लेट्स से बस इन दोनों की डिस्टेंस पता है, राइट? तो आप ऐसा मान लो कि एक कोई भी पर्टिकुलर मास है वो ओरिजिन पे, जैसे मैंने अगर इसको ओरिजिन पे मान लिया 0 0, या तो इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अगर ये 0 0 है तो r0, क्योंकि ये सीधी लाइन पे, राइट? आप मान सकते हो इसको ताकि आसानी से हो जाएगा ये काम। अब देखो लेट्स से इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं होगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। लेट्स से सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पे, ठीक है? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यहाँ पर है और इसको मैंने बोल दिया। अब लेट्स से कि ये जो है इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा ये लेट्स से यहाँ से कुछ r1 डिस्टेंस पे है और यहाँ से r2 डिस्टेंस पे है, मतलब ये दोनों मासेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो m1 मास से r1 डिस्टेंस पे है और m2 से r2 डिस्टेंस पे है। तो हमें r1 एंड r2 की वैल्यू निकालनी है कि पहले मास की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है। तो अपन कुछ नहीं, सिंपल आप पहले तो RCM निकाल सकते हो, राइट? RCM क्या हो जाएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? m1 r1 क्या है आपका 0 0 प्लस m2, r2 आपका क्या है? r0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये देखो क्या आ गया? दिस इज अवर RCOM, दैट मींस द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? तो ये क्या आ जाएगा आपका? m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और आप ध्यान से देखोगे तो इसको अगर मैंने ओरिजिन माना है, सो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? r1 0। तो दैट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर r1, राइट? क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी यहाँ से 0 हो रहा है तो इसको आप सीधे ही r1 लिख लो। तो यहाँ से r1 की वैल्यू मेरे पास आ गई m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आपके पास ऑलरेडी r की वैल्यू है व्हिच इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द मासेस, राइट? r व्हिच इज इक्वल टू r1 प्लस r2। तो आपके पास r1 आ गया तो आप r2 भी निकाल सकते हो। तो r2 क्या आ जाएगा? m1r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसको आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हो कि दो मासेस है m1 एंड m2। तो मुझे अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है इस वाले मास से निकालना है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मास, दैट मींस r1, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सामने वाला मास m2 इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास। देखो r1 इज m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिमिलर वे में r2 इज m1r बाय डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये इजीएस्ट मेथड है आपको अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है सिस्टम का तो, राइट? चलिए देखिए मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? अब कुछ सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। देखो जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम दिया है, ठीक है? जैसे अब ट्रायंगल वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकालो, ये सारी चीज तो हमें बेसिक आती ही है, राइट? अब एक नॉर्मल सा सवाल देखते हैं। लेट्स से अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है कैसे स्क्वायर टाइप की और यहाँ पर मैंने ऐसे पिरामिड बना रखा है, ठीक है? ऐसे एक सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक वे में है ऐसा मान लेना। लेट्स से कि यहाँ पर हर जगह मैं 2m मास रख रहा हूँ, ठीक है? और टॉप पे मैंने रखा है मास m, ठीक है? इतनी चीज मुझे पता है। और इसका जो टॉप है वहां से जो हाइट है इसकी डिस्टेंस लेट से आप a ले लो, ठीक है? मुझे इतनी चीजें दी हुई है और मुझे पूछा गया है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेस। बेस से सेंटर ऑफ मास सिस्टम का है वो कितनी हाइट पे है या उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये पूछा हुआ है, ठीक है? तो भाई एक तो मेथड है कि भाई सारे के सारे पांचों
पार्टिकल है उनका कोऑर्डिनेट्स निकालो m1 r1 r2 r3 r4 r5, देन आप फॉर्मूला लगा सकते हो m1 r1 plus m2 r2 वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन जब आपको ऐसे सिमेट्रिक टाइप दिया होगा कि हर एक जगह पे 2m 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 इस तरीके से है, तो आपको कैसे इसको अप्रोच करना है, आप ऐसा मान लो कि ये टोटल 8m हो गया, ठीक है, एक स्क्वायर है उसके चारों कॉर्नर पे 2m 2m है, तो टोटल 8m हो गया उस स्क्वायर पे, राइट। तो मैं ऐसा मानूंगा कि उस स्क्वायर के सेंटर पे 8m मास कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट मींस आई विल अज्यूम दैट देयर इज मास ऑफ 8m हियर, और उससे a जितने डिस्टेंस पे अपना दूसरा मास है। मतलब मेरे पास अभी जो सिस्टम है ना वो सिंपल ऐसा बन गया, m यहाँ पर, a डिस्टेंस यहाँ पर और 8m यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे बेस से उसकी हाइट निकालनी है, मतलब इस वाले मास से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो अभी मैंने r1 r2 सिखाया, तो लेट्स से ये है अपना r, ठीक है। तो r ये देखो कैसे मिलेगा, सामने वाला मास इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों मास का सम, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। mm कैंसिल तो हो जाएगा a/9, और ऊपर से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, a में से माइनस कर दो, a माइनस a/9, तो आपका आ जाएगा 8a/9, राइट। सिमिलर वे की चीजें आपको अगर क्यूबिकल वाले सवाल दिए हो तो उसके अंदर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे काफी बार ऐसे सवाल आते हैं, क्यूब है, राइट, क्यूब के कॉर्नर्स पे मैंने रखे हुए हैं मासेस, लेट से मैंने यहाँ रखा, आप इसको होमवर्क में कर सकते हो, ठीक है। लेट से यहाँ पे मैंने रखा 5m, यहाँ पर भी 5m, यहाँ पर भी 5m, यहाँ पर भी 5m, यहाँ पर अपना 3m 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 एंड 3m सिमेट्रिक वे में रखा हुआ है, और लेट से ये अपना ओरिजिन है, ठीक है। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, उल्टा बना दिया हुआ, डोंट वरी, इसको आप एक्स वाई जेड ले सकते हो, इसको आप ओरिजिन मान लेना इसको, ठीक है। यस, तो मुझे इतनी चीजें दी हुई है, ये y दिया है, x दिया है और ये z दिया है, इधर दिया है 3m 3m 3m, इधर दिया है 5m 5m, तो आप सिमिलर टाइप की चीजें इसके अंदर भी कर सकते हो। ये वाला जो 5m 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 20m हो गया, 20m इस वाले स्क्वायर के सेंटर पे डालो, फिर 12 उधर डालो, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इजीली आ जाएगा, राइट। तो आप इस तरीके से इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हो जब आपको नॉर्मल सिस्टम दी है या आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दी है, राइट। चलिए, ये तो आपका पहली बात होगी। अब देखो काफी बार एक कंफ्यूजन आता है कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जैसे मैं एक बात बताता हूँ, लेट्स से कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सेंटर ऑफ मास RCM आ गया, राइट, दैट इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2, मैं दो ही मास लेता हूँ, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसी सिस्टम का मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूँ, राइट, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो उसको हम COG से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेट ऑफ फर्स्ट वन इनटू r1 प्लस वेट ऑफ सेकंड वन इनटू r2 डिवाइड बाय वेट ऑफ वन प्लस वेट ऑफ टू। अब किसी भी बॉडी का वेट है हम कैसे मेजर करते हैं, m into g, राइट, mg, w is equal to mg। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये जो मास m1 था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, m1g m1g1, लेट्स से अभी के लिए g1, राइट, सेम होगा बट लेट्स से प्लस m2g2 r2 डिवाइड बाय m1g1 प्लस m2g2। अब देखो अगर g की वैल्यू सेम है तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमिलर हो जाएगा, राइट। अगर ये दोनों, मतलब ऐसा समझो g की वैल्यू सेम है इसके अंदर, ठीक है। तो जो छोटे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की या मेरी या कोई सोफा वगैरह की, राइट, तो ये सारे छोटे ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इनका अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, सो दैट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि इसके सारे के सारे पार्ट्स के लिए जो g की वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ की सरफेस से इतनी भी हाइट पे नहीं है कि g की वैल्यू चेंज हो जाए। लेट्स से अपने पास इतनी बड़ी रॉड आ जाए, ठीक है, कि मैंने यहाँ से अर्थ पे रखी है और यहाँ से वो जा रही है मून तक, इतनी बड़ी रॉड है, ठीक है। तो इस नीचे वाले मासेस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट के साथ जाएंगे वैसे वैसे हर एक मासेस के लिए g की वैल्यू चेंज होती जाएगी,
तो अगर मैं टुकड़े टुकड़ों में कैलकुलेट कर रहा हूँ सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी ड्यू टू हाइट, राइट। तो जो बड़े लार्ज बॉडीज वगैरह रहेंगे तो उनके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग रहेगा, बट जनरली हमारे केसेस के अंदर सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उनमें ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि हमें जनरली छोटे ऑब्जेक्ट्स ही दिए जाएंगे, राइट, जिनके लिए जो जी की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए हम RCOM एंड RCOG सेम लेंगे, ठीक है, जब आपके छोटे ऑब्जेक्ट्स है और जिनके लिए जी की वैल्यू कांस्टेंट है। आई गेस आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आपको कुछ सिस्टम्स है उसके सेंटर ऑफ मास आपको याद रखने हैं, ठीक है। काफी बार आपको देखो ऐसे जनरली सीधा तो नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क, ठीक है, लेकिन इसको सवाल में यूज कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो SHM के अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपको काफी बार टाइम पीरियड निकालना आ गया, राइट, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ICOM आपको पता हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर ICOM निकालना पड़ता है, तो आपको उसके लिए पता रहना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास है कहां पर, ठीक है, अलग अलग सिस्टम का। तो हमारे पास कुछ जैसे सिमेट्रिक सिस्टम रहती है, सिमेट्रिक सिस्टम इन द सेंस जैसे लेट्स से ये सिंपल रॉड हो गया, तो इसका तो कोई सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसके सेंटर पे, इजी, राइट, ये तो बहुत ही इजी है। अब अगर मैं बात करूं रिंग, फुल रिंग या डिस्क दे दो, ठीक है, रिंग दे दो, डिस्क दे दो, तो इनका तो सेंटर पे रहेगा। अब इसकी जगह स्फीयर भी ले लो, देखो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के लिए तो हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हमें सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट दे दिया, जैसे रॉड दे दिया, ये मार्कर दे दी, ठीक है, रिंग दे दिया, डिस्क दे दिया, सॉलिड स्फीयर दे दिया, होलो स्फीयर दे दिया, सबके लिए सेंटर ऑफ मास तो क्या सेंटर पे रहेगा, राइट, तो उनके लिए दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लेट्स से अब मैं बात करूं हाफ रिंग की, अगर हमारे पास हाफ रिंग है कुछ इस तरीके से, तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे यहां कहीं पे रहता है, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो होती है 2r/π, ठीक है। देन हाफ रिंग हो गया, उसी तरीके से आपका आता है हाफ डिस्क। हाफ डिस्क जो है इस तरीके से आपका हाफ डिस्क रहेगा, तो इस हाफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो यहां से 4r/3π डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है, यहां कहीं पे रहता है इसका सेंटर ऑफ मास। देन इफ आई टॉक अबाउट, अब देखो सॉलिड स्फीयर का तो सेंटर पे ही रहेगा, या तो होलो स्फीयर होगा तो उसका भी सेंटर पे रहेगा। अगर मैं बात करूं सॉलिड हेमिस्फीयर की, एंड दूसरा अपना क्या आएगा, होलो हेमिस्फीयर, तो अपने पास अगर होलो हेमिस्फीयर है इस तरीके से, होलो बॉल है, बाउल टाइप, बाउल को उल्टा रख दो तो होलो हेमिस्फीयर बन गया। तो होलो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास रहता है वो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे रहता है ऊपर, ठीक है, इसी तरीके से। और अगर उसी जगह आपका सॉलिड हेमिस्फीयर आ गया, आपका कोई सॉलिड ऐसा गोला जो अंदर से भरा हुआ मटेरियल है उसके अंदर, राइट, सो अगर ऐसा आ गया तो उसका जो सेंटर ऑफ मास रहता है सेंटर से 3r/8 डिस्टेंस पे रहता है, 3r/8, राइट। अब उनको एक दो बार देखोगे फिर भी आपको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आपका आता है सॉलिड कोन, ठीक है, लेट्स से आपका सॉलिड कोन दे दिया मुझे इस तरीके से। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से h/4, सेंटर से नहीं, बेस से h/4 डिस्टेंस ऊपर रहता है, आप इसको याद रख सकते हो। और अगर आपको वर्टेक्स से पूछा है तो कितना हो जाएगा, 3h/4, सिंपल, ठीक है, h/4 एंड 3h/4 इन सॉलिड कोन, राइट। तो हाफ रिंग हो गया, सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया, होलो हेमिस्फीयर हो गया, राइट, हाफ डिस्क हो गया, सेमी डिस्क हो गया, तो आप इन सबको याद रख सकते हो, राइट। उसी जगह अगर हमें ट्रायंगुलर प्लेट दी जाती, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट, लेट्स से हमें ट्रायंगुलर प्लेट दी जाती कुछ इस तरीके से, लेट्स से इसकी हाइट है h, अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास पूछा होता तो इसका सेंटर ऑफ मास है वो यहां से h/3 डिस्टेंस पर रहता है और वर्टेक्स से 2h/3 डिस्टेंस पर, राइट। तो ये कुछ डेटा है, आप इसको याद भी रख सकते हो, राइट, सिंपल सी चीज है।
तो ये सारे के सारे आपके सेंटर ऑफ मास हो गए फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। चलिए अब इनका यूज जो कहाँ आता है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे ऐसा दिया हुआ है कि कोई एक सिस्टम का तुम्हें सेंटर ऑफ मास निकालने को पूछ लिया कि फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, आपका किसी भी टाइप का सिस्टम आ सकता है। लेट्स से हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं, एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है एंड कुछ ऐसे है, राइट। ये जो है ये अपना सेंटर है, मुझे इतनी सी बात पता है, ये वाली सारी चीज दी हुई है, ठीक है। ये जो है स्क्वायर, उसकी जो साइड है वो आपकी 2a के बराबर है, ठीक है। मुझे इतनी चीजें दी हुई है और उसके आसपास हाफ डिस्क लगी हुई है। ये सारी की सारी डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसे प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर है तो हमें डिस्क, ये तो हाफ डिस्क का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो हमें उसका सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। मुझे पूछ लिया कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसे बताओगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता लेंगे। हमारे पास देखो जब भी ऐसे सिमेट्रिक टाइप के सिस्टम आए तो आप ये देखो कि क्या हमको इनमें से किसी का भी सेंटर ऑफ मास पता है। फॉर एग्जांपल इस स्क्वायर का तो हमें पता है सेंटर पे रहेगा, राइट। ये भी एक डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर है और लेट से मुझे दे दिया है इसके लिए सिग्मा, राइट। आपको सिग्मा, रो एंड लैम्बडा के बारे में पता होना चाहिए। लीनियर मास डेंसिटी, लैम्बडा क्या होती है आपकी लीनियर मास डेंसिटी, मास डिवाइड बाय यूनिट लेंथ। देन सिग्मा आता है आपका मास डिवाइड बाय यूनिट एरिया और आपकी डेंसिटी रहती है मास डिवाइड बाय यूनिट वॉल्यूम, राइट। ये तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। अब देखो मुझे इनका मास नहीं पता, ठीक है। लेट्स से इसका मास है m1, इन सब का मास सेम ही होगा, और लेट्स से इसका मास है आपका m2, राइट। देखो ये तो मैंने एक सिमेट्रिक टाइप का बना दिया तो कोई इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो सकता है ये एक आध बता दे। मैं आपको बस अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है, तो ज्यादा ही वो हो जाएगा टिपिकल, राइट, क्योंकि 5 अलग अलग पॉइंट्स बन जाएंगे, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, राइट। तो एक आइडिया को समझो। तो जितने भी तुम्हें ऐसे सिमेट्रिक असिमेट्रिक दिए हो इसके मास निकालो। जैसे m1 है, इसके मास निकालिए m2, m3, m4, ये सारे के सारे सेम आ जाएंगे, इसको बोल दो m5। m1 कैसे मिलेगा, m1 इज द मास ऑफ दिस डिस्क, और सिमिलर सारे के सारे डिस्क के सेम ही मास आएंगे। मास क्या होगा, अब देखो ये एक टाइप का एक सरफेस दिया हुआ, राइट। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा, क्योंकि मुझे इसके लिए सिग्मा भी दी होगी, ठीक है। ये सब आपको सवाल में दिया होगा, डोंट वरी, राइट। तो मास क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया। सिग्मा तो मुझे ऑलरेडी पता है, इसका एरिया कितना है, अभी एक हाफ डिस्क है, एक सर्कुलर टाइप की डिस्क है, हाफ डिस्क, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा, पूरा एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसकी रेडियस आप देखोगे, इसकी लेंथ है 2 है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी a। तो अगर ये पूरा सर्कल होता तो होता पाई a स्क्वायर, बट नाउ इट इज पाई a स्क्वायर बाय 2, राइट। तो सिग्मा इनटू पाई a स्क्वायर बाय 2 दैट इज m1, राइट, व्हिच इज मास ऑफ दिस वन। उसी तरीके से इसका भी मास निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो। सिमिलर वे में सबका मास ये आ जाएगा m1, m2, m3, m4, राइट। एंड m5 जो है दैट इज द मास ऑफ दिस स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए क्या करोगे, सिग्मा इनटू स्क्वायर का एरिया, साइड है 2 है, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, राइट। तो हमें सारे के सारे मासेस मिल गए। मास मिल गए तो अब आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, r1, r2, r3, r4। लेट्स से ये वाला आपका ओरिजिन है 0 0, ठीक है। देखो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ये वाला डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, ये वाले का यहाँ और ये वाले का यहाँ। ये वाले जो डिस्टेंस है ये मुझे ऑलरेडी पता है, which is equal to 4r/3π, which is the center of mass for semi disk, right। और इसकी रेडियस कितनी है a जितनी रेडियस है अपने डिस्क की, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी हो जाएगी 4a/3π, राइट। अगर मैं देखो ये मास m1 है, तो अगर मैं m1 के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ r1, तो देखो m1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m1 के आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखो x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट a प्लस 4a/3π, बट नेगेटिव डायरेक्शन, तो मैं लिखूंगा माइनस a प्लस 4a/3π,
r1 का कोऑर्डिनेट डेल 0, ठीक, x y में नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं r2 की बात करूं इसकी, तो इसकी माइनस y में है, लेकिन होगा यही 0 माइनस a माइनस 4a बाई टी पाई, माइनस मैंने अंदर ही मल्टीप्लाई कर लिया। उसी तरीके से आपको r3 मिल जाएगा, r3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में है ये तो a प्लस 4a बाई टी पाई प्लस, सॉरी प्लस नहीं यहाँ 0, और इस तरीके से r4 जो y डायरेक्शन में है तो 0 a प्लस 4a बाई 3 पाई। तो आपको चारों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पांचवा क्या है अपना स्क्वायर, स्क्वायर का तो भाई क्या है r5 0 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पांचों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब आपको यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेट दे दे, कॉन दे दे, क्या ये फर्क पड़ता है, हमें सबके कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, सबके कोऑर्डिनेट निकालो। अब आप फॉर्मूला लगा दो RCOM का, विच इज m1 r1 प्लस m2 r2 राइट, प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 प्लस m5 r5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 up to m5, राइट। तो इस तरीके से आप पूरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, राइट। जनरली इतना तो रफ नहीं दिया जाता, एक आध दिया जाएगा, राइट, एक आध डिस्क दी जाएगी। ये तो मैं आपको बता दिया कि अगर आपको ज्यादा भी डिस्क आ गई, ठीक है, ये तो सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक भी आ सकता है, तो आप इस अप्रोच से जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको रिंग वगैरह के सेंटर ऑफ मास, इन सब के सेंटर ऑफ मास काम आएंगे। चलिए ये वाली बात कर दी हमने। अब हम बात करते हैं कि जब आपका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका ऐसा समझो कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, या तो आप ऐसे समझो लेट्स से आपकी सिस्टम के ऊपर कोई भी टाइप का, हम धीरे धीरे मोमेंटम कंजर्वेशन पे जा रहे हैं, ध्यान से देखना मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे कैसे। या तो उससे पहले एक सवाल कर सकते हैं, देखो मैं आपको एक सिंपल सा सवाल दूं, राइट, आई गेस काफी अंधेरा आ रहा है, लाइट जा रही है बार बार, बट आई होप इट्स फाइन, ठीक है। सो लेट्स से कि मुझे एक ऐसा सवाल दिया है कि मेरे पास एक मास है आपका 5 kg का और एक मास है आपका 10 kg का, ठीक है, इतना मुझे दिया हुआ है। मुझे ऐसा बोला हुआ है कि जो ये 5 kg मास है वो 2 मीटर गया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट, और ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है लेट्स से 10 मीटर, और ये जो 10 kg मास है वो 4 मीटर गया, या तो वो 6 मीटर गया इन राइट डायरेक्शन। ये वाला 5 kg 2 मीटर इधर गया, ये वाला जो है 6 मीटर इधर गया। अब आप इसको इधर भी ले सकते हो, देखो मैं इसको इधर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आइडिया रह जाएगा साइन का, आपको साइन का भी आइडिया रह जाएगा। तो मुझे ऐसा दिया है कि 5 kg जो है वो 2 मीटर इधर मैंने फेंका है, मतलब इधर डिस्प्लेस कर दिया, और 10 kg को 6 मीटर इधर डिस्प्लेस कर दिया। अब मैं अगर सिस्टम में चेंज करूंगा तो उसके सेंटर ऑफ मास के अंदर भी चेंज आएगा, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, राइट, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो भी बदल जाएंगे। अब मुझे इसके अंदर ऐसा दिया हुआ है कि बाय व्हाट डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट, सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस से शिफ्ट करेगा, राइट, ये वाली चीज मुझे इसके अंदर पूछी हुई है। तो ये बहुत बढ़िया, अपन इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले RCOM का फॉर्मूला था, RCOM या तो XCOM, एक ही डायरेक्शन है तो XCOM ले लो, दैट इज m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, राइट। तो आप यहां से इजीली निकाल सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपको आ जाएगा dxCOM दैट विल बी इक्वल टू m1 dx1 प्लस m2 dx2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। dxCOM that means the change in the coordinate of the center of mass, x कोऑर्डिनेट जो है उसके अंदर कितना चेंज हुआ, dx1 that means जो m1 मास है उसका जो पोजीशन है उसके अंदर कितना चेंज हुआ। तो आप ध्यान से देखोगे तो 5 kg को मैं 2 मीटर इधर ले गया, तो आपका dx1 क्या हो जाएगा -2, क्योंकि वो इधर गया है, ठीक है। तो आप लिख लो यहां से 5 -2 प्लस m2 इज 10 एंड dx2 दैट मींस कितना ये इधर मूव किया 6 मीटर, तो आप इजीली लिख दो 6 मीटर
डिवाइड बाय m1 प्लस m2 विच इज 15। तो यहां से आपका आ जाएगा इजीली dxcom, राइट। तो आप इजीली सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो इजीली आप निकाल सकते हो, राइट। उल्टा आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा दे देंगे कि 5 kg है, वो 2 मीटर इधर गया, 5 मीटर इधर गया, राइट। और सेंटर ऑफ मास जो है, या तो ऐसा समझ लो सवाल लेट से ऐसा है, इसी के अंदर आपको मैं होमवर्क में सवाल दे देता हूँ। लेट से मुझे सवाल में ऐसा दे दिया, इफ वी विल मूव 5 kg 4 मीटर ऑन राइट साइड, ठीक है। अब आप राइट साइड लेफ्ट साइड में प्लस माइनस का बस थोड़ा ध्यान रखना। 5 kg को मैं राइट साइड 4 मीटर मूव कर रहा हूं, तो मुझे 10 kg को कितना मूव करना चाहिए, किस साइड में, वो आपको बताना है, सो दैट सेंटर ऑफ मास जो है वो 2 मीटर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। मेरा सवाल ये है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि if I'll move 5 kg mass by 4 meter on the right side, then by which distance I should move this 10 kg mass so that the center of mass of the system will move 2 meter on the right side, right। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको समझनी है इसके अंदर, ठीक है। जब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो भी अब तक तो हमने सीखा कि किस तरीके से हम सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वगैरह का कोऑर्डिनेट वगैरह निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास के, डजंट मैटर, सिंपल सी चीज है, कर लिया मैंने। अब देखो हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीजों की। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास, हमें पता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। या तो इफ मुझे दे दिया है कि नेट फोर्स ऑन सिस्टम दैट इज इक्वल टू 0, मतलब अपनी सिस्टम के ऊपर कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, दैट मींस इफ आई से F net ऑन द सिस्टम दैट इज इक्वल टू 0। और F net किसके इक्वल होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। फोर्स का यही इक्वेशन रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। And if it is given that net force on the system is 0, that means मास तो भी 0 नहीं है, अगर हमने मास कुछ माना है तो यहां से मुझे पता चल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है भाई, 0 है। अब जब भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है या नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम के ऊपर, तो एसीओम आपका 0 हो जाएगा। एसीओम 0 है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि एसीओम आपका किसके बराबर होता है, dVCOM by dt। अगर dV by dt 0 है, अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है, तो वो चीज कांस्टेंट है, राइट। दैट मींस आई कैन से दैट VCOM is constant। VCOM कैसा है आपका, कांस्टेंट है, राइट। अब ये कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, दैट मींस VCOM may be 0, may be 0 and another possibility कि VCOM is at rest, क्योंकि अगर वो हमेशा रेस्ट पर है, या तो आप ऐसे समझो VCOM अगर 0 है, राइट, कंटिन्यूअसली 0, तो ये कांस्टेंट वैल्यू तो है ना उसकी, तो वहां से भी मैं बोल सकता हूँ VCOM में भी 0 और इट इज एट रेस्ट में भी कांस्टेंट, 0 नहीं कांस्टेंट, राइट। और सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका VCOM क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, राइट। VCOM 0 हो जाएगा, या तो वो कांस्टेंट रहेगा। जब मुझे दिया है कि सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है। तो जब भी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा तो VCOM में भी कांस्टेंट और इट कैन बी 0 एज वेल, मतलब हमेशा 0 रहेगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू रहेगी उसकी। अब देखो जब नेट फोर्स 0 है और VCOM कांस्टेंट है, अब देखो VCOM कांस्टेंट का मतलब क्या है, VCOM का कांस्टेंट का मतलब हमारे पास VCOM की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और अगर VCOM कांस्टेंट है दैट मींस ये वाली टर्म कांस्टेंट है। और ध्यान से देखोगे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं, m1 प्लस m2 को, मास तो लेट से चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो m1 प्लस m2 into VCOM दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, दैट टर्म इज कांस्टेंट। और m1 v1 प्लस m2 v2, अब ध्यान से देखोगे, so it is nothing but it is the momentum of the particle m1 v1, नेट मोमेंटम आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बोल सकता हूँ कि सिस्टम का जो VCOM है वो हमेशा कांस्टेंट है,
दैट मींस ये वाली टर्म हमेशा कांस्टेंट है, कोई भी मैं अगर दो कंडीशन लूं इनिशियल एंड फाइनल तो ये वाली टर्म कांस्टेंट आ जाएगी। इन द सेंस मैं ऐसा बोल सकता हूं कि P इनिशियल ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू P फाइनल। तो यहां से हम मोमेंटम कंजर्वेशन पे जाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि जब भी आपको सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है उसकी स्पीड कांस्टेंट दी है तो आप ये चीज लिख सकते हो P इनिशियल दैट इज इक्वल टू P फाइनल, जिसको अपन बोलते हैं m1v1 प्लस m2v2, ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, विच इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। अब चलो ये तो बात हो गई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। जब भी आपका VCM क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, VCM में भी कांस्टेंट, VCM कांस्टेंट, राइट। और जब आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पर है, लेट्स से आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है इन द सेंस में ऐसा बोल सकता हूं कि VCM दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो नेट फोर्स 0 का मतलब ये नहीं है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, नहीं, नेट फोर्स 0 का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और वो कांस्टेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, बट दैट डजंट मीन दैट इज 0। लेकिन अगर हमें ऐसा दिया है कि VCM जो है दैट इज इक्वल टू 0, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, राइट, तो मैं VCM को 0 लिख सकता हूं, तो इन द सेंस ये वाले टर्म को मैं 0 लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखता हूं मैं, m1v1 प्लस m2v2 दैट विल बी इक्वल टू 0, मैं ऐसी चीज लिख सकता हूं, राइट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं m1v1 दैट इज इक्वल टू माइनस m2v2, राइट, एंड लेट्स से m1 और v1 को मैं क्या लिख सकता हूं, dr1 by dt दैट इज इक्वल टू माइनस m2 dr2 by dt, राइट। तो यहां से dr, मैं बस dr को कंसीडर करूंगा, dr इन द सेंस कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, dr1 जो मैंने अभी याद हो तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट के अंदर बताया था। सिमिलर वे में dr2 भी आपका आ जाएगा। तो यहां से मैं इस रिलेशन को जनरलाइज करके ऐसा लिख लूंगा m1r1 और यू कैन से x1 दैट इज इक्वल टू m2 x2, नेगेटिव साइन हटा दिया, बताता हूं क्यों, एक सवाल के थ्रू इस चीज को समझेंगे, ठीक है, कि जब भी आपको सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर मिल जाए तो आप ये m1 x1 दैट इज इक्वल टू m2 x2 चीज यूज कर सकते हो, राइट। कितने भी मासेस हो, 3 मासेस हो तो आपको उसके हिसाब से डायरेक्शन देखनी है, सेम डायरेक्शन वाले को एक साथ लिख लो, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को दूसरी साइड लिख लो, तो आप इजीली इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। अब देखो ये चीज को मैं कैसे और तरीके से समझाता हूं, एक सवाल के थ्रू इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। आपको बोट वगैरह के एग्जांपल इसके अंदर मिल जाएंगे, फ्रिक्शनलेस सरफेसेस के, ताकि कोई सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, राइट, यही इसका मोटिव है। सो लेट्स से आपको एक सवाल दे दिया है, एक वाटर की सरफेस है, उसके ऊपर आपका एक वुडन लकड़ा है या कोई भी नाव वगैरह ऐसा समझो, ठीक है। लेट्स से इसका ये पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, और ये जो है इसकी लेंथ है लेट्स से 25 मीटर, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हो अभी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है, आप यहां से जा रहे हो यहाँ पर, ये वाटर है तो यहाँ पर एक चीज हमें पता पड़ेगी कि म्यू दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये जो बंदा है वो A से B अगर जाएगा, A से B जाएगा तो एक बात ऑब्वियस है कि ये वाली चीज है जो किसी पीछे मुंह करेगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये वाली चीज पीछे मुंह करेगी और ये आगे आएगा। तो मुझे ये बताना है कि जब मैं A से B पहुंच गया, ठीक है, सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक जो है वो कितना पीछे जाएगा जब मैं A से B पहुंच जाऊंगा। अब देखो इस टाइप के सवाल का एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको इसको यूज करना है। अब एक यहां हो सकता है, दूसरा यहां भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें बस कंसीडर करना है मासेस वगैरह को और डायरेक्शन को, बस इतना ध्यान रखना है। लेट्स से इसका जो मास है वो है 20 केजी, 20 केजी बहुत कम हो गया, 60 केजी, ठीक है, और ये जो है इसका मास है 20 केजी, इतना मुझे दिया है। यहाँ पर मुझे कुछ और भी दे सकता है, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब जैसे ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये ब्लॉक जो है वो पीछे जाएगा। ब्लॉक का डायग्राम मैं एक बार बना लेता हूँ, ध्यान से देखोगे। सो लेट्स से ये जब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो ये जो ब्लॉक है वो पीछे आया कुछ इस तरीके से, राइट, ये ब्लॉक की फाइनल पोजीशन हो गई। तो ये आपका हो गया A,
और ये वाला आपका हो गया b, राइट। ये वाली चीज मुझे यहां से समझ में आई। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो यहां पहुंच जाएगा तो हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, ये कितना डिस्प्लेस करेगा एंड नाउ कितना डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर है अभी, और मैं लिख सकता हूं कि m1 x1 दैट इज इक्वल टू m2 x2। यहां पर तो वही है ब्लॉक और ये, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब बस आपको दोनों का डिस्प्लेसमेंट देखना है। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो ब्लॉक है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा, तो आपको ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कैसे भी करके निकाल देना है। लेट्स से ब्लॉक जो है पीछे की डायरेक्शन में x जितना चला, ये वाली डिस्टेंस मुझे दी है x, तो आप देख लो आदमी कितना चला। आदमी ध्यान से देखोगे तो इतना चला होगा, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस x, सिंपल, ठीक है। m1 विच इज मास ऑफ ब्लॉक, सॉरी मास ऑफ आदमी, और वो कितना चला, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 25 माइनस x, that is equal to m2 which is equal to 20 mass of the now or block and x2 is the displacement of the second mass, or you can say block in this case, right। तो यहां से क्या हो जाएगा x in that direction, right। तो तुम्हें याद हो तो मैंने यहां माइनस लिखा था, माइनस हटाया था, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन वो वाले कंसीडर कर लिया, तो मैं यहां सीधा क्या लिखूंगा, राइट। अगर यहाँ माइनस पुट करते तो यहाँ माइनस एक्स लिखना पड़ता, तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आप सीधा लिख सकते हो 25 इंटू 6 150 माइनस 60 है दैट इज इक्वल टू 20x, तो अपने पास आ जाएगा 80x दैट इज इक्वल टू 1500। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1500 डिवाइड बाय 18 और 150 डिवाइड बाय 8, और यू कैन आल्सो राइट इट एज 75 बाय 4 मीटर, राइट। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको जब भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर दिया होगा तो आपको इस टाइप की चीजें करनी है। अब मुझे यहाँ पर दूसरा मास दिया होता और मुझे ऐसा बोला गया कि ये इधर जाता और ये वाला इधर जाता, दोनों सेंटर पे आते, ठीक है। इसका मास लेट से मुझे दे दिया 40 kg, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों के दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकाल देना है, बस दोनों के दोनों आदमी का डिस्प्लेसमेंट निकाल देना है। ये वाला अगर यहाँ जा रहा है और ये वाला दूसरी साइड जा रहा है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब आपको देखना है कि जो ब्लॉक्स वगैरह आपको दिए हुए हैं, मासेस वगैरह दिए हुए हैं, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे ये वाला है इधर जा रहा है, तो आपको उसको इसके साथ ऐड करना है m3 x3, बस ये बस सिंपल सी बात याद रखनी है इस टाइप के सवालों में, जब भी आपको सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर दिया है, राइट। तो आप इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये हमारी सारी सेंटर ऑफ मास की एक बात होगी, राइट। अब हम बात करते हैं आगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, ठीक है। ये मोमेंटम जो है आपका कंजर्वेशन किस तरीके से कराना है वगैरह वगैरह, सिंपल सिंपल सा टाइप के सवाल आते हैं, तो वो देखते हैं। तो पहली बात तो आपको बॉम्ब वगैरह के केसेस आएंगे, राइट, कि बॉम्ब है वो फूट रहा है, तो बॉम्ब अगर फूट रहा है तो एक टुकड़ा लेट से मुझे ऐसा दे दिया, मान लो ये है क्वेश्चन, लेट से ये बॉम्ब है, लेट से इसका मास है 3m, इसके दो टुकड़े हो गए 2m का और m का, ठीक है। मुझे इसकी इनिशियल स्पीड दे दी आपको कुछ v1, अब v1 की कुछ भी वेक्टर फॉर्म में वैल्यू हो सकती है, ठीक है। उसी तरीके से आपको ऐसा दे दिया है कि आफ्टर कोलिजन ये वाला जो है वो कुछ v1 ले लिया, इसको v ले लो, ये कुछ v1 स्पीड से जा रहा है और ये कुछ v2 स्पीड से जा रहा है। अब इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं, लेट्स से ये मुझे दे दी 4i कैप, ये दे दी 1i कैप प्लस j कैप, या दे दी 2i कैप माइनस j कैप, कुछ भी, राइट, कुछ भी वैल्यू आपको दे सकते हैं इन द वेक्टर फॉर्म, इन द ij के फॉर्म, राइट। चलिए, ये बॉम्ब है, कुछ स्पीड से जा रहा है, उसके दो टुकड़े हुए हैं, ये टुकड़े की स्पीड मुझे दे दी, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ दिस टुकड़ा, राइट। तो आपको क्या करना है बॉम्ब वाले सवालों के अंदर, बॉम्ब वाले सवालों के अंदर जब बॉम्ब फूटेगा उससे जस्ट पहले एंड जस्ट आफ्टर आप मोमेंटम कंसीडर करा सकते हो, राइट। तो आप यहां से सीधा क्या लिख सकते हो, p इनिशियल दैट इज इक्वल टू p फाइनल, तो लिख लो आप m1 v1 दैट विल बी इक्वल टू जो इनिशियल मोमेंटम है इसका 3m का था, तो 3m इनटू उसकी जो भी वेलोसिटी है, फिर 2m उसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, प्लस माइनस फिर तुम्हें देखना है, राइट।
प्लस m इंटू v2। आप इजीली ये पर्टिकुलर चीज यूज करके आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड चीजें जो गन वगैरह वाली रिकॉइल स्पीड वगैरह वो भी आएगी, वो भी हम देखेंगे। बट एक सिंपल सा सवाल है कि आपको ये दे दिया है, ठीक है, बॉम्ब वगैरह है, उसकी स्पीड दे दी इनिशियल, उसके 2 टुकड़े दे दिए, ठीक है, उनकी स्पीड वगैरह दे दी, तो आप इस तरीके से इनकी वेलोसिटीज वगैरह आप निकाल सकते हो इन केस ऑफ द बॉम्ब, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन सिंपल वे। चलिए अब जैसे गन वाले सवाल आते हैं, ठीक है, गन की बात करता हूं अगर मैं। सो लेट्स से मुझे गन दे दी है जिसका कुछ मास लेट्स से है कैपिटल है, ठीक है, उसके अंदर एक बुलेट है, बुलेट का मास है स्मॉल m और उसकी वेलोसिटी मुझे दे दी है v0 लेट्स से, ठीक है। अब ये जो v0 जो स्पीड है दैट इज आल्सो नोन एज मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है। अब ये मजल वेलोसिटी क्या होती है, काफी बार आपको मजल वेलोसिटी पूछी जाती है। सो इट इज नथिंग बट इट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ध्यान से समझना है इसको, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद, ठीक है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। लेट्स से हमारी जो गन है वो इनिशियली, अब इनिशियली आपको ऐसा दे सकते हैं कि पुलिस वाला है वो गन लेके बैठे हुए हैं, कुछ स्पीड v1 से जा रहा है, दैट मींस यहां पर आपको ध्यान से देखोगे तो गन की स्पीड देने के लिए वो पुलिस की स्पीड दी है क्योंकि उसके साथ ही गन जाएगी, तो तुम्हें इनिशियली मतलब सिस्टम की स्पीड दी है। लेट्स से आपको दी है सिस्टम जो है वो v1 जितनी स्पीड से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है इन द इनिशियल स्टेज, राइट, v1 जितनी स्पीड से जा रहा है, तो आप इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या लिख सकते हो, m प्लस m इंटू v1, ये तो आ गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब मुझे क्या दिया गया है कि भाई जब ये फायर मैंने कर लिया, ठीक है, ये जो बंदूक है वो पीछे जाएगी, रिकॉइल लगेगी थोड़ी, ठीक है, बुलेट है उसकी स्पीड है v0, बट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, दिस इज नॉट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, बट ये कब है, आफ्टर फायरिंग, राइट। तो आफ्टर फायरिंग जो गन की स्पीड है वो आपको यहां लिखनी है। That means if I'll calculate the velocity of bullet in this case, it will be velocity of bullet with respect to gun plus velocity of gun, velocity of bullet with respect to gun मुझे already दी है v0, और velocity of gun कितनी है, velocity of gun आप लोग v1 नहीं लिखोगे क्योंकि ये क्या है, आफ्टर फायरिंग, तो आफ्टर फायरिंग आपको देखना है इसकी स्पीड क्या है। आफ्टर फायरिंग तो ये पीछे की डायरेक्शन में जाएगी, तो पीछे की डायरेक्शन में लेट्स से इसकी स्पीड है v, तो आप सिंपली क्या पुट कर दोगे माइनस v, माइनस क्यों लिखा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, बस ये आ गई वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब लिख लो p इनिशियल, p फाइनल आपका क्या हो जाएगा, p फाइनल गन के लिए मैं लिखूं तो गन के लिए मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू माइनस v, तो माइनस mv प्लस बुलेट के लिए m एंड उसकी जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या आ गई, v0 माइनस v, तो ये आ गया फाइनल मोमेंटम। और सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो आप इजीली लगा सकते हो p इनिशियल दैट इज इक्वल टू p फाइनल। अब सोचो कि ये सारी चीजें तुम्हें डेटा के साथ दी है, क्या बड़ी बात है, दोनों का मास दे दिया, v1 दे दी, इनिशियल स्पीड, मजल स्पीड दे दिया, आपको कुछ भी चीज कैलकुलेट करनी है आप कैलकुलेट कर सकते हो। बस इस टर्म का ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग। अगर यहीं पे मैं बिफोर फायरिंग लिखता ना तो एक ही चीज फर्क पड़ता है, यहाँ vg जो है वेलोसिटी ऑफ गन दैट आई नीड टू पुट बिफोर फायरिंग, दैट मींस बिफोर फायरिंग गन की स्पीड कितनी थी, v1 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आई हैव टू पुट v1 हियर, तो यहाँ बस v1 आ जाता, बस यही फर्क। आंसर में तो ऑब्वियसली बातें चेंज होगा अगर ये चीज दी है, बट मैं यहाँ पर मजल वेलोसिटी की बात बता रहा हूँ कि मजल वेलोसिटी अगर आपको पूछा गया है, राइट, तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन बट दैट इज आफ्टर फायरिंग, राइट। तो आपको इस टाइप की चीजों का ध्यान रखना है। अब इसके अंदर बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के सवाल आ जाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल एक ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर से आदमी कूद रहा है, राइट, सिमिलर टाइप की चीजें, ठीक है, सबके अंदर आपको सेम ही टाइप की चीज यूज करनी है। कैसे भी करके आप p इनिशियल निकालो, p फाइनल निकालो, इन दोनों चीज को आप सिंपली ऐड कर सकते हो, राइट।
तो ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन वाली चीज हो जाएगी इजीली, ठीक है भाई। चलिए, अब अगर गन इनिशियली रेस्ट पर दी है तो पी इनिशियल तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपको पी फाइनल से ही आपको काम कराना है, राइट। काफी बार आपको सिर्फ और सिर्फ मजल वेलोसिटी पूछी जाती है, राइट, तो आप उसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर एक मैं सवाल भी दे देता हूं आपको। मान लो कि ऐसा एक क्वेश्चन है, मुझे किस टाइप का वेज दिया हुआ है। देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन जो है आपको अलग अलग टाइप के सवालों में यूज होगा, राइट, तो आपको उसको देखना है। लेट्स से 1 kg ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक है, और लेट्स से ये 3 kg का ब्लॉक है, और ये जो हाइट है ये लो 20 मीटर, ठीक, कोई भी डेटा आपको दे सकते हैं। मुझे ऐसा दिया गया कि यहाँ से मैंने ब्लॉक को रिलीज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक इधर आएगा, और यहाँ पर मुझे कोई भी टाइप का एक्सटर्नल वो नहीं दिया है, राइट। तो जैसे ये ब्लॉक यहाँ पे नीचे आएगा तो थोड़ी देर बाद यहाँ से वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, जब ऐसे ऐसे आएगा तो, राइट। और एक बात, जब ये ऐसे आ रहा है तो ये इसको पीछे भी धक्का मारेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये पीछे मूव करने लगेगा और ये आगे मूव करने लगेगा। तो इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर मुझे ऐसा है कि जैसे मैंने यहाँ से उसको रिलीज किया, तो जब वो यहाँ से यहाँ रिलीज करेगा, लीव करेगा सरफेस, सो आई नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक, स्पीड ऑफ both block after 1 kg leaves surface, ठीक है, इस टाइप का सवाल है, राइट। तो कोई बड़ी बात नहीं, देखो बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस मोमेंटम कंजर्वेशन आना चाहिए एंड प्लस आपको सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन आना चाहिए, दोनों आपको लगाना है और आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल दूं कि लेट्स से इसकी स्पीड है v1, जब ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो इसकी स्पीड होगी v1, लेट्स से इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में होगी आपकी v2, राइट। सो आप सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हो m1v1 या तो p इनिशियल दैट इज इक्वल टू p फाइनल। आप इनिशियली देखोगे तो सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा है, सिस्टम जो है उसके अंदर कोई कुछ भी टाइप का एक्सटर्नल मूवमेंट ही नहीं है सिस्टम का, राइट। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, 0, दोनों ब्लॉक मूव नहीं कर रहे हैं इनिशियली, इसकी भी इनिशियल स्पीड 0 है और ये भी इनिशियली रेस्ट पर ही, तो p इनिशियल आपका यहाँ से 0 हो जाएगा। p फाइनल की बात करो तो p फाइनल ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1m into v1, वेक्टर हटा देते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, राइट। और ये वाला ब्लॉक पीछे जा रहा है, तो मैं क्या p तो मास लिख लिया, बट v2 की जगह मैं क्या लिखूंगा -v2, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा v1 दैट इज इक्वल टू 3v2, पहला रिलेशन। तो आपको हमेशा पहला रिलेशन जो है आपको मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से आ गया, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप इजी तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि भाई इन दोनों ब्लॉक के पास v1 एंड v2 स्पीड आ गई, ये स्पीड कहां से आएगी। अब ध्यान से देखोगे तो ये स्पीड कहीं नहीं आई, ये इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ ऊपर से जब वो नीचे आया, राइट, तो उसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ वही इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि व्हाट इज द लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी, mgh इन द सेंस mgh जो भी उसका लॉस हुआ, एंड यही तो कन्वर्ट होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर में, राइट। दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगा तो, राइट। तो आप सीधा यहाँ से mgh दैट इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर इजीली पुट कर सकते हो, राइट। ये मास किसका होगा, इस वाले ब्लॉक का, क्योंकि वही तो नीचे आ रहा है, राइट। तो आप इजीली पुट कर सकते हो 1 into 10 into हाइट आपको कितनी दी है 20 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1/2 ये वाला ब्लॉक का मास 1 v1 स्क्वायर पुट कर लो प्लस हाफ m2 व्हिच इज 3 into v2 स्क्वायर, राइट। v2 को आपने देखो, अब v2 को पुट करोगे आप v2 स्क्वायर, ठीक है। तो आपको देखो दो इक्वेशन बन गई, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो तो ये हो जाएगा आपका 200 दैट इज इक्वल टू हाफ v1 स्क्वायर। अब देखो मैं v1 एंड v2 दो है, तो दोनों में से किसी एक को एक के टर्म में रिप्रेजेंट कर लो, जैसे यहाँ v1 को मैं 3v2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैंने 3v2 लिखा तो क्या आ जाएगा 9v2 स्क्वायर, राइट। एंड ये हो जाएगा प्लस 3/2 v2 स्क्वायर इजीली, राइट। तो ये आपका क्या आ जाएगा 12v2 स्क्वायर बाय 2, तो आ जाएगा आपका 6v2 स्क्वायर इजीली, देखो 9 + 3 12 6, ठीक है, सही है। तो 6v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 200
तो यहां से ध्यान से देखोगे तो आपका v2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 200/6 विच इज 100/3। तो यहां से आपको आ गई v2 की वैल्यू √100/3, राइट। v2 आ गया तो आप v2 को सिंपली इसके अंदर पुट करोगे तो आपको v1 की वैल्यू भी आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो आपको एनर्जी कंजर्वेशन के साथ काफी बार यूज करना पड़ सकता है इस पर्टिकुलर तरीके से, राइट। यस, ठीक है। और भी इसके अंदर जो एक दो टाइप के और सवाल है, चलिए लेट्स से मुझे ऐसा भी सवाल दिया है, ठीक है। ये मैं एक दो टाइप सवाल ले रहा हूँ। टाइप सवाल इन द सेंस कि आपको इस टाइप के सवाल आ सकते हैं यूजिंग सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब जैसे लेट्स से मुझे ऐसा दे दिया, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, उन दोनों को मैंने कोई रस्सी से बांध रखा है, रस्सी की लेंथ भी मुझे दी है कुछ, ठीक है। लेट्स से रस्सी की लेंथ मुझे दी है 10 मीटर। ये जो है इसका मास मुझे दिया है 2 kg और इसका मास मुझे दिया है 4 kg। ये जो 4 kg है उसको मैं इस डायरेक्शन में लेट्स से मूव कर रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और ये अभी रेस्ट पर है, मुझे इतनी चीज दी हुई है, राइट। अब जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा, राइट, तो हो सकता है इस थिंग के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन जनरेट हो। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो आई नीड टू फाइंड आउट टेंशन एट दिस इंस्टेंट, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर मुझे दो अलग अलग टाइप के मास आ गए, राइट। अब सर्कुलर मोशन के अंदर इस टाइप का सवाल आ जाए तो हम इजीली कर सकते हैं। बट तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मुझे दो मासेस रखे हुए हैं, कुछ डिस्टेंस पे, कुछ सेपरेशन पे, और एक की स्पीड मुझे दी हुई है, और आई नीड टू फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। ये पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर कितना टेंशन रहेगा स्ट्रिंग के अंदर। तो आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है इस टाइप के सवालों के अंदर, ठीक है। अब देखो ये इसका जो भी अपन कैलकुलेट करेंगे ना वो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में कैलकुलेट करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पता होना चाहिए दोनों के दोनों मासेस से, ये वाला मास से भी और ये वाले मास से भी। आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता है। लेट्स से इसको मैं बोल दूं R1 और इसको बोल दूं मैं R2। सो आपका R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सामने वाला मास इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों मासेस का सम विच इज 6। तो ये कितना आ गया आपका 10/3। उसी तरीके से आप R2 निकालोगे। अब आपको ऊपर की भी स्पीड दी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो R2 क्या हो जाएगा, सामने वाला मास इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास, तो 2 3 तो आ जाएगा 20/3 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 10/3 मीटर। अब आपको कैसे भी करके सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं टेंशन कैलकुलेट करूंगा इसके अंदर टेंशन किसके बराबर होगा बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, राइट, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा। बट ये जो ओमेगा आएगी दैट यू विल कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में आप इसको कैलकुलेट करोगे, राइट। सो आप सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, मैंने बताया था ओमेगा दैट इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय r। इसीलिए ये वाला फॉर्मूले की डिस्कशन की थी हमने। v परपेंडिकुलर तो लेना ही है बट इट शुड बी रिलेटिव एज वेल। बट यहाँ पर किसके रिलेटिव में, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में, राइट। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आपको मिल जाएगी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड vcm होती है भाई, दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 v1 तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, m2 which is 4 और उसकी स्पीड कितनी दी है 20 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 6। सो 2 3 2 2 तो ये आ गया 40/3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसकी मुझे वेलोसिटी पता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है, तो आपको ओमेगा मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, राइट। तो आपका ओमेगा क्या आ जाएगा, v परपेंडिकुलर रिलेटिव। अब देखो 20 है और 40/3 है तो उसका रिलेटिव तो आप निकाल ही सकते हो ना, 20 माइनस 40/3 डिवाइड बाय r व्हिच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपकी है 10/3। तो आपका क्या आ जाएगा 60 माइनस 40 डिवाइड बाय 10 20 डिवाइड बाय 10 तो आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपके इस टाइप के सवाल सॉल्व होंगे। ओमेगा आ गया आपका, अब आपको सिंपल टेंशन निकालना है, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो यहां से आप सीधा पुट कर दो m ओमेगा स्क्वायर r
मास कितना दिया है 4, इसके यहाँ पूछा है ना 4, ओमेगा आपका आया 2 इंटू आर विच इज 10/3। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका टेंशन आ जाएगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, राइट। तो हमें इसको सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में निकालना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ओमेगा विथ रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास निकाल दो आप, इस तरीके से मैं बताया है मैंने मेथड, तो आप देख सकते हो उसको। VCOM है, VCOM निकाल लो पहले ताकि इसको ओमेगा भी परपेंडिकुलर रिलेटिव में काम आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा R1 R2 तो आपको निकालना आता ही है, राइट। सो इस तरीके से आपका टेंशन आ जाएगा इन द स्ट्रिंग एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। आपको जो भी पूछा हो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। तो एक टाइप के सवाल हो गए, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कोलिजन की। कोलिजन की बात करते हैं। कोलिजन मतलब टकराना, ठीक है। कोलिजन की फटाफट बात करते हैं। कोलिजन जो है अपने पास बेसिकली दो टाइप के कोलिजन है, एक तो हेड ऑन कोलिजन और एक है ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, हेड ऑन, और एक आएगा ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन इन द सेंस, अब देखो मैं एक चीज बताता हूं पहले। लेट्स से ये वाला पार्टिकल है वो v1 जितनी स्पीड से जा रहा है और ये वाला पार्टिकल उसके सामने आ रहा है v2। तो ये जो लाइन हो गई ना, ये हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। मैं देखो दोनों एग्जांपल साइड साइड में समझा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया रहे। ठीक है, ये वाला हो गया इस पार्टिकल की लाइन ऑफ मोशन, ये वाली इस पार्टिकल की लाइन ऑफ मोशन। इस पर्टिकुलर केस में तो दोनों सेम ही है। यहां पर बात करें तो ये वाली होगी इस पार्टिकल की लाइन ऑफ मोशन और ये वाली होगी इस पार्टिकल की लाइन ऑफ मोशन। जैसे ही दोनों टकराएंगे तो दोनों डायरेक्ट से टकराए, दोनों टकराए तो एक दूसरे पे नॉर्मल लगाएगा, ये वाली चीज ये वाली डायरेक्शन में, राइट। तो ये जो है ये कहलाएगी लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये कहलाएगी आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये आपकी कहलाएगी लाइन ऑफ मोशन। उसी तरीके से यहाँ पर भी सिमिलर टाइप की चीज है। अब ये जो दोनों पार्टिकल जो है, दोनों ब्लॉक जो है, गोले जो है, दोनों टकराएंगे तो टकराने के बाद कुछ ऐसा होगा। अब जो लाइन ऑफ इंपैक्ट आएगी ना वो ये वाली आएगी, नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा दोनों के ऊपर, राइट। तो अभी ये हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों सेम है, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। तो ऐसे कोलिजन्स को हम हेड ऑन के अंदर कंसीडर करेंगे, और जब लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम नहीं है, इस टाइप की चीजें है, तो उसको हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, ऑब्लिक कोलिजन के अंदर, राइट। तो बेसिक है हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन का। लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ इंपैक्ट से आप इसको इजीली जज कर सकते हो, ठीक है भाई। टाइप्स ऑफ कोलिजन को अब अपने पास जैसे, और एनर्जी के लेवल पे बात करो तो और दो टाइप के हैं, जैसे एक हो गया इलास्टिक कोलिजन और एक हो गया इनइलास्टिक कोलिजन, राइट। तो जब भी आपको इलास्टिक कोलिजन आएगा तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपको ध्यान रखना है, आपको एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती। इलास्टिक कोलिजन का मतलब यही है, जब ये आपको इलास्टिक कोलिजन दिया होगा तब आप उसके अंदर उस पर्टिकुलर सवाल के अंदर मोमेंटम भी कंसीडर करा सकते हो एंड आप ऐसा समझ सकते हो एनर्जी भी कंसीडर करा सकते हो। बट आपको इनइलास्टिक कोलिजन आ गया तो आप मोमेंटम कंसीडर करा लोगे बट आप एनर्जी कंसीडर नहीं करा सकते क्योंकि उसके अंदर एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझनी है इनइलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन के बारे में। अब लेट्स से कोई पार्टिकल है वो v1 से जा रहा है, ठीक है। दूसरा पार्टिकल है u ले लेते हैं ना, ये u1 से जा रहा है और ये u2 से जा रहा है। दोनों टकराए, दोनों टकराने के बाद लेट्स से टकराने के बाद इसकी स्पीड हो गई v1 और इसकी स्पीड हो गई v2। एक बात पक्का है कि अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों टकराए तो u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, ऐसा होना ही चाहिए तभी तो ये टकराएगी, राइट। तो ये जो v1 वाला u1 वाला जो गोला है वो इसके साथ टकरा रहा है कुछ स्पीड से, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड काउंट होगी। अगर मैं बोलूं कि कितनी स्पीड से ये इसको टक्कर दे रहा है तो इसकी तो ऑलरेडी स्पीड u2 है, इसकी स्पीड है u1, तो हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि कितनी वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी u2 से आगे जा रहा है
और ये u1 से आगे जा रहा है, तो दोनों की रिलेटिव क्या हो जाएगी, u1 माइनस u2, रिलेटिव नेट u1। अब कोई एक आदमी जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ 70 मीटर पर सेकंड से, तो मैंने एक सेकंड में तो रिलेटिव तो 20 मीटर ही एक्स्ट्रा कवर किया ना, सीधी सी बात है। वो 50 आगे गया, मैं 70 नहीं, वो 50 आगे गया, मैं 70 आगे गया, ऐसा समझो, ठीक है। सो 20 मीटर ही रिलेटिव डिस्टेंस कवर होगा इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2, एंड अब देखो दोनों टकरा गए, दोनों टकरा गए, टकराने के बाद इसकी स्पीड हो गई v2, इसकी स्पीड हो गई v1, राइट। इसकी स्पीड v1, इसकी स्पीड v2। तो यहां पर हम एक चीज यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कितनी वेलोसिटी से वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका v2 माइनस v1। अब ये ज्यादा स्पीड से मूव करेगा इससे टकराने के बाद, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इन्हीं बेसिस पे हम एक चीज डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, E, that is nothing but it is the velocity of separation divided by velocity of approach। velocity of separation आपका कितना है, v2 minus v1 divided by u1 minus u2, राइट। इलास्टिक कोलिजन जो भी है आपकी, इलास्टिक कोलिजन जब भी रहते हैं, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए आपका E की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है, ठीक है। दैट मींस आप यहां से इजीली लिख सकते हो v2 minus v1 that is equal to u1 minus u2, ठीक है। सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, v2 minus v1 that is equal to u1 minus u2। क्योंकि जब भी इलास्टिक कोलिजन किया होगा, देखो बोर्ड वगैरह के अंदर इसका डेरिवेशन आता है, बोर्ड के एग्जाम तो हो ही नहीं रही, राइट। तो फिर भी आप समझ सकते हो कि कैसे आया है कि E is equal to 1 मैंने कैसे लिखा, जब भी आपको इलास्टिक कोलिजन दिया जाएगा तो आप इनिशियली दोनों का मोमेंटम लिख सकते हो। मास इसका लेट से है m1, इसका है m2, m1 m2, तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2 that is equal to फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम कंसीडर करा दिया, फिर आप एनर्जी भी कंसीडर करा दोगे तो आपको इजीली ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। मैं बता नहीं रहा हूँ, बट अब सीधा आपको समझना ही है, E is equal to 1। हमें तो सवाल सॉल्व करने से मतलब है, तो ये इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपका हो जाएगा E is equal to 1। चलिए, अब इसके सवाल करते हैं। जब भी आपको कोलिजन के सवाल आ जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट से मुझे ऐसा दे दिया है कि एक फॉर एग्जांपल लेट से ये वॉल है, आपकी वॉल है, ठीक है। और वॉल नहीं है, ये ट्रक है आपके सामने, कुछ 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा है। ये बॉल है, वो 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ठीक है। मुझे इतनी चीजें दी हुई, और जो E है, E that is equal to 1/3, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर कोलिजन के लिए मुझे दिया है 1/3। सो आई नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बॉल, ये बॉल है और ये ट्रक है, आफ्टर कोलिजन के बाद मुझे इसकी स्पीड निकालनी है, राइट। तो देखो, जब हमें E पता होगा तो मुझे पता है v2 minus v1 divided by u1 minus u2, ठीक है। तो आपको v2 पता होना चाहिए, v1 पता होना चाहिए, u1 एंड u2, ठीक है। u1 क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट वन, तो लेट्स से है 20 मीटर पर सेकंड। u2 इज initial speed of second particle which is minus 10 मीटर पर सेकंड, इधर वेलोसिटी, ठीक है। नेगेटिव है इसलिए उल्टी डायरेक्शन में। नाउ v1 is the speed of this one after you can say collision, right, जो हमें फाइंड आउट करनी है। एंड v2 जो टकराने के बाद ट्रक की स्पीड क्या होगी, भाई टकराने के बाद ट्रक की स्पीड चेंज थोड़ी होगी भाई, है ना। ट्रक की स्पीड 10 ही रहेगी, ट्रक का मास इतना हैवी है, उसको क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप सीधा ही v2 यहाँ से आप क्या पुट कर सकते हो, -10 मीटर पर सेकंड। v2 में कोई चेंज नहीं होगा। जब भी आपको वॉल दी हुई है
या कोई ऐसे बड़ी चीज दी हुई है तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि उसकी स्पीड टकराने के बाद भी चेंज नहीं होगी, राइट। सो आप यहाँ से E का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो 1/3 दैट इज इक्वल टू V2 व्हिच इज -10 माइनस V1 जो आपको फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय U1 माइनस U2 which is -10, तो आप यहाँ से +10 लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस, so this will be 30/3 that is -10 minus V1, तो यहाँ से आपको V1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 10 उधर जाएगा तो -10, तो ये आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। दैट मींस अगर ये 20 से इधर जा रहा है तो -20 से इधर जाएगा आफ्टर कोलिजन, राइट। सो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है। आई होप कि हमने कोई देखो गलती नहीं की है। 30 10 जाएगा तो -10, ठीक है भाई। आई होप कि सारी चीजें तो क्लियर है। U1 20 U2 is -10 30, ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो इजीली। ये तो भाई सिंपल सा एक सवाल हो गया कि जब तुम्हें E दिया हुआ है, ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करोगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो V2 V1 एंड U1 U2 है, these are the velocity along the line of impact, ठीक है। ये पॉइंट इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो कॉलिजन के अंदर और टफ सवाल तो इससे ज्यादा क्या ही आएगा, बट आपको पता चलना चाहिए कि क्या क्या है। अभी मैं रेंज वगैरह वाले सवाल भी कराता हूँ, ठीक है। जैसे ये V2 V1 एंड U1 U2 दिया है, these are the velocities along the line of impact, these are the velocity along line of impact, line of impact के along की वेलोसिटी है। मतलब देखो ये इसका क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। मैं एक सवाल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यही चीज कुछ ऐसे दी है, लेट्स से कि यहाँ पर मुझे वॉल दी हुई है, ठीक है, कैसे ग्राउंड है, किसी बॉल को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, ठीक है, लेट्स से ये 37 डिग्री एंगल पे, ओके, बहुत बड़ी। वॉल तो रेस्ट पर है, वॉल रेस्ट पर है, तो इसका तो V 0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसका U भी 0 है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको। और अभी इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है मुझे E दिया है। अब E की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी आपको V1 V2 जो है टेढ़े मेढ़े केस में कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। तो ये जब भी ऐसे आएगा तो आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ से ये कुछ ऐसे आएगा, तो यहाँ से टकरा के कुछ ऐसे जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा वो अपन देखते हैं थोड़ा। सो ध्यान से देखोगे तो 10 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, 10 cos 37 दैट इज इक्वल टू 8, और ये हो जाएगा आपके 6। तो आप ध्यान से देखोगे जब ये टकराएगा, सो दिस विल बी लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये जो वर्टिकल लाइन होगी ना, तो ये आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट हो जाएगी। और अगर ये लाइन ऑफ इंपैक्ट हो जाएगी तो आपके जो E वाला फॉर्मूला है, अब ध्यान से देखोगे तो E की वैल्यू आपकी क्या थी, V2 माइनस V1 डिवाइड बाय U1 माइनस V2, राइट। सारी वैल्यू आप लिख लो। U1 which is a ब्लॉक की स्पीड along the line of impact। अब आपको 8 को कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही नहीं, वो हमेशा क्या रहेगी, वो आपकी टकराने के बाद भी 8 रहेगी, बिना सोचे समझे आप लिख दो। टकराने के बाद भी वो कितनी रहेगी, 8 ही रहेगी। ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी है, ठीक है। अब इसकी स्पीड दी भी दी होती तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रक ही दे दिया लेट्स से, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है लेट्स से, तो U1 की वैल्यू क्या है, -6, नीचे है इसलिए, ठीक है। U2 की वैल्यू 0 है, अब ये ऊपर जाता हुआ भी दे दे तो आप U2 की वैल्यू लिख सकते हो। आई होप कि ये क्लियर है। उसी तरीके से आपका जो V1 है, V1 टकराने के बाद इसकी स्पीड जो हमें निकालनी है, और V2 जो है दैट इज आल्सो 0, क्योंकि वो तो 0 ही रहेगा। तो अब E जो भी दिया है 1/2 1 1/3 2/3 जो भी दिया है आपको पुट करना है, that is equal to V2 that is 0 minus V1 जो फाइंड आउट करना है U1 which is -6, ये आ जाएगा 0। तो यहां से ध्यान से देखोगे तो आपका V1 की वैल्यू आ जाएगी 6 into E, 6 into E। That means ये तो 8 ही रही, जो along the line of impact नहीं थी वो तो 8 रही, बट ये जो थी वो E टाइम्स हो गई। दैट मींस अगर 6 से फेंका तो ये हो गया 6 into E, बस दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। बस आपकी वेलोसिटी निकाल लो, E की जो भी वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, √A² प्लस ये वाला स्क्वायर, राइट। इसी के अंदर अब जनरली जैसे देखो ये जो ब्लॉक है, लेट्स से मैं सीधा ही फेंक रहा हूं कुछ V स्पीड से,
यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ए दिया है, ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, ए इंटू वी, काम खत्म। बस इतना सा दिमाग में बिठा के रखना है। अगर सोचो इलास्टिक कोलिजन होता तो E1 हो जाता, तो टकराने के बाद जितनी स्पीड से आया उतनी स्पीड से वापस जाएगा, काम खत्म। ठीक है, बट आपको ये बात ध्यान में रखनी है, V से आएगा E इंटू वी से ऊपर जाएगा, बस। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सी चीज है, आपको इसके अंदर समझनी है। अब देखो इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल कैसे आते हैं। इसी के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल आपको अगर पूछ लीजिए, मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल आपको पूछ लिए, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, टाइप उसके अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि एक बॉल को मैं 50 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पे फेंक रहा हूं, E जो है उसकी वैल्यू है 1/2, तो अब यहाँ पे टकराने के बाद बॉल रुकेगा थोड़ी, बॉल वापस ऐसे जाएगा, बट उसकी रेंज अभी छोटी होगी, क्योंकि अभी मैं E की वैल्यू देखो 1/2 ली है, मतलब एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी रेंज क्या होगी ये मुझे पूछा है, तो आपको कितनी भी रेंज पूछ ले क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हम इसे निकाल सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा आपका R2। ठीक है, सो लेट्स से कि ये वाला जो 50 है, तो 50 cos 37 इज 40 और 50 sin 37 इज 30, राइट। तो यहाँ पर जब वो टकराएगा तब इसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पीड इतनी होगी, ये 30 और ये तो 40 रहेगा। अब ध्यान से देखोगे तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, तो 30 वाला ही चेंज होगा, 40 वाला तो वही रहेगा। दैट मींस ये जो दूसरी प्रोजेक्टाइल हो रही है उसके अंदर ये तो 40 रहेगा, बट ये वाला जो है वर्टिकल वाला कंपोनेंट वो कितना हो जाएगा, 30 इंटू ई 15, तो 15 लिख लो। दूसरी रेंज, रेंज का फॉर्मूला हमें पता ही है, which is 2ux uy by g, तो 2 इंटू 40 इंटू 15 डिवाइड बाय 10, 120 मीटर। काम खत्म। इजी, बहुत ही इजी तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब इसी को अगर मैं, आप ऐसा समझो, इसको अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में आपको बताना चाहूँ, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में इन द सेंस ux uy के टर्म में, लेट्स से पार्टिकल है कुछ u जितनी स्पीड से गए, थीटा है, तो आप यहां से ux निकाल सकते हो एंड uy निकाल सकते हो। अब आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ux कभी चेंज नहीं होगा, आपका जो चेंज होने वाला है वो ui है। यहाँ पर जो ui है उसकी वैल्यू हो जाएगी e इंटू ui, और ये तो रहेगी ux, क्योंकि वो e टाइम्स हो जाएगी। उसी तरीके से जब ये टकराएगा तो नीचे की डायरेक्शन में e इंटू ui होगी, बट टकराने के बाद हो जाएगी e स्क्वायर इंटू ui। इजी, तो हर एक के बाद e से मल्टीप्लाई होती जाएगी वर्टिकल वाली स्पीड, हॉरिजॉन्टल वाली तो आपकी ux ही रहेगी। तो देखो अगर मैं R1 निकाला तो R1 तो क्या आ जाएगा, 2ux uy by g, R2 क्या आ जाएगा, 2ux uy into e by g, R3 क्या आ जाएगा, e square into ux uy by g square into 2, राइट। अब ये जो वैल्यू है ये आपके R1 के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e into R1, ये हो जाएगी e square into R1। अगर मुझे nth पूछिए, nth रेंज, n बार ये गया तो nth रेंज मुझे पूछ ली, nth रेंज क्या आ जाएगी, देखो अगर ये 2 है तो यहाँ e1 है, यहाँ 3 है तो e2 है, 4 की बात करूंगा तो e क्यूब आ जाएगा, तो n की बात करूंगा तो e टू पावर n-1 इनटू जो इनिशियल रेंज है उसकी R1, तो आपकी टोटल रेंज आ जाएगी। अब आपको इसको ऐड करने को बोल देगी कितना दूर जाएगा पार्टिकल, क्योंकि ये तो हमेशा चलता रहेगा, राइट। सो आप इसको ऐड कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी जीपी बन जाएगी। जीपी का आपको मैथमेटिक्स वगैरह में एक्सपर्ट हो या आप, तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इस टाइप के सवाल रेंज के अंदर आ गए। अब मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये एक टाइप का मोशन अंडर ग्रेविटी है, उसके अंदर भी सिमिलर टाइप की चीज, ऊपर से पार्टिकल नीचे आया तो जो वेलोसिटी रहेगी उसकी e टाइम्स कर दो, राइट। सो इस टाइप के सवाल आपके कोलिजन के अंदर बन सकते हैं, राइट। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। ई वाले सवाल हो गए, बहुत ही आसान तरीके से भी ई वाले सवाल, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। अब जैसे मैं एक दो फॉर्मूला है, रटने वाली बात नहीं, मैं बता देता हूँ, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। m1 मास दिया है जिसकी स्पीड है u1, m2 मास दिया है जिसकी स्पीड है u2। मुझे दिया है इन दोनों के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन है
e। तो टकराने के बाद मुझे दोनों की स्पीड निकालनी है, दैट मींस मुझे निकालना है v1 और मुझे निकालना है v2। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है, आपको बुक वगैरह में मिल जाएगा, बट आप उसको रटने की जरूरत नहीं है, आप उसको समझ लो कैसे आया, बाकी आप उसको अगर जरूरत पड़ी तो निकाल भी सकते हो ऑन द स्पॉट। जैसे अगर मैं e है, e को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, राइट, पहली बात। फिर हमने मोमेंटम कंजर्वेशन भी सीखा है कि p इनिशियल दैट इज इक्वल टू p फाइनल। p इनिशियल तो क्या रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2, जो हमें पता होगा, हमें मास भी पता है दोनों का और दोनों की इनिशियल स्पीड भी पता है और ये पता है मुझे दोनों की फाइनल स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो p फाइनल क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब ध्यान से समझो, ये टर्म तो हमेशा ही हमें पता होगी, तो इसको मैं p इनिशियल बोल देता हूँ। p इनिशियल आप निकाल सकते हो सवाल में से, राइट। m1 v1 प्लस m2, पहले मैं देखो v2 निकालने की कोशिश करता हूँ, राइट। सो v2 की v1 निकालने की कोशिश करता हूँ, तो v2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। v2 की वैल्यू देखो क्या आएगी, v2 दैट विल बी इक्वल टू e इनटू u1 माइनस v2, और v1 को भी उधर ले जाओ तो प्लस v1। तो आप बस सिंपली उसको यहाँ पुट कर दो, तो m2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा अगर, ये तो क्या आ जाएगा m2 इनटू e देन u1 माइनस u2 प्लस m2 इनटू v1, सही तो है, राइट। एंड डिवाइड बाय कुछ है क्या, नहीं कुछ नहीं, हमें निकालनी है v1 की वैल्यू। तो आप ध्यान से देखो v1 की वैल्यू क्या आएगी, p इनिशियल, इन दोनों को एक साथ ले लो आप और इसको आपको उधर ले जाना पड़ेगा। सो p इनिशियल माइनस m2e u1 माइनस u2 डिवाइड बाय v1 है बाहर, तो m1 प्लस m2 बाहर आ जाएगा, जिसको नीचे ले लो। अब इसको थोड़ा और अच्छे से देखता हूं, देखो ये क्या हो जाएगा, p इनिशियल, यहां लिख लो आप प्लस, ठीक है, m2e then u2 minus u1 divided by m1 plus m2। अब इसी को देख के आप v1 की वैल्यू भी लिख सकते हो इजीली। फॉर एग्जांपल अगर ये v1 पता है तो v2 क्या आ जाएगा, v2 p इनिशियल तो रहेगा ही प्लस m2, उसकी जगह आपका आ जाएगा m1e, यहाँ u2 है तो आपका आ जाएगा u1 minus u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दोनों ब्लॉक की स्पीड जो है टकराने के बाद हमें इस तरीके से मिल जाएगी। देखो आपको अगर फर्स्ट का लिखना है, सिंपल सी चीज, रटना नहीं है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, 2 स्टेप का है, रटने की क्या बात है इसमें, बट आपको अगर याद रखना है तो देखो कैसे, विदाउट कहीं देखे हुए, ठीक है। हम पहले इसको मिटा देते हैं। अगर मुझे पहले की स्पीड निकालनी है v1, तो p इनिशियल प्लस, अगर यहां पर v1 आया, ठीक है, v1 आया तो यहां पर लिखना है मुझे m2, यहां पर m2 e तो आएगा, m2 लिखना है। m2 लिखने के बाद ब्रैकेट में 2 है तो यहां 2 से स्टार्ट करना है, u2 फिर माइनस u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिमिलर वे में v2 क्या हो जाएगा, p इनिशियल प्लस v2 है तो यहां m1 e, और यहां पर क्या लिख लो आप, u1 माइनस u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है भाई, इजी तरीके से आप सिंपल वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो होमवर्क में। ब्लॉक है 2 kg का, वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ब्लॉक है 4 kg का, वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। दोनों के बीच का जो e है मुझे दिया है 2/3। So I need to find out the speed of both the balls after you can say collision। collision के बाद मुझे दोनों की स्पीड जो है मुझे बतानी है, तो इसको आप होमवर्क में कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको कुछ चीजें जब कभी कभी एज्यूम भी करनी पड़ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे ऐसा दिया हुआ है, 2 ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका भी मास m है, ये u1 से जा रहा है, ये u2 से जा रहा है, और इन दोनों के बीच का जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन है। दोनों का मास कैसा है, सेम है, ठीक है। तो मुझे पूछा है कि टकराने के बाद दोनों की स्पीड क्या होगी, टकराने के बाद दोनों की स्पीड क्या होगी, अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन निकाल लेंगे v2 की वैल्यू क्या होगी, p इनिशियल प्लस m1, v2 है तो m1 e u1 माइनस u2
डिवाइड बाय m1 प्लस m। पी इनिशियल आप लिख सकते हो, पी इनिशियल क्या हो जाएगा m इंटू u1 प्लस m इंटू u2 प्लस m1, ये तो 1 है, ये तो 1 है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन का केस ही है, केस है, ठीक है, केसेस, आप केसेस करके भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी समझने की बात है इसके अंदर u1 माइनस u2, तो u1 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइड बाय दोनों मास सेम है तो आप 2m लिख दो, और ये सबकी वैल्यू m ही है, आप m पुट कर दो तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा ये वाली चीज। तो ध्यान से देखो ये आपका आ गया 2mu1 बाय 2m, तो ये आपका आ जाएगा सिंपल u1। तो v2 की वैल्यू हो गई u1, और आप v1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, v1 की वैल्यू आ जाएगी u2, इसी तरीके से, राइट। इन द सेंस कि अगर दोनों मास सेम है और ये इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी, राइट। ये इसका केस है, वेलोसिटी विल इंटरचेंज, वेलोसिटी विल इंटरचेंज, ठीक है भाई। तो आपको इस टाइप की चीज समझनी है, जब दोनों का मास सेम है और वेलोसिटीज मुझे दी है इनिशियली, तो टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन है अगर, तो टकराने के बाद दोनों की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, राइट। अब इलास्टिक कोलिजन के अंदर ही आपको दूसरा केस कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा कि एक मास जो है वो बहुत बड़ा है, एक मास बहुत बड़ा है और एक मास बहुत छोटा है। दैट मींस लेट्स से एक बहुत बड़ा मास दे दिया m और एक छोटा मास दे दिया स्मॉल m। ये कुछ स्पीड से जा रहा है u1 और ये कुछ स्पीड से जा रहा है u2, ठीक है। तो टकराने के बाद मुझे इन दोनों की स्पीड निकालनी है, और e की जो वैल्यू है वो मुझे दी हुई है 1, 0 नहीं दी है, 1 दी है। 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है कि वो इलास्टिक कोलिजन का एक टाइप है, ठीक है। ऐसा मान लो कि जो बड़ा है वो u1 से जा रहा है और ये छोटा वाला रेस्ट पर है, बाकी वैल्यू भी दी है तो आप कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि अब देखो सिंपल सी चीज है, राइट, क्योंकि m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल, ये वैल्यू मुझे बस पता है कि एक मास जो है दूसरे मास के रिलेटिव में बहुत ही बड़ा है। अब मुझे टकराने के बाद दोनों की स्पीड निकालनी है, ठीक है। ये मुझे रेस्ट पर दिया है और ये कुछ मूव करता हुआ दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं v1 निकालूं, ठीक है, इसकी आफ्टर टकराने वाली स्पीड, सो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इनिशियल प्लस v1 है, सो m2, e की वैल्यू तो 1 है, और ये हो जाएगा u2 माइनस u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। सो p इनिशियल आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू u1, इसका तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस स्मॉल m m2 और u2 विच इज 0 माइनस u1 है u1 डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M, राइट। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, u1 कॉमन m माइनस स्मॉल m डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M, और जो ये कैपिटल M है वो बहुत बड़ा है, स्मॉल m बहुत छोटा है, ठीक है। इन द सेंस कि अगर ये 1000 किलो है तो 1 किलो है, ऐसा, ठीक है। जब ऐसा है तो m माइनस m को मैं नियर बाय इक्वल टू m लिख सकता हूँ, और m प्लस m को भी मैं नियर बाय इक्वल टू m लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, ये दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू सीधी आपकी किसके बराबर आ जाएगी, u1 के बराबर, इन द सेंस v1 दैट इज इक्वल टू u1, मतलब इसकी जो फाइनल स्पीड भी है वो इनिशियल स्पीड जितनी रहेगी, भाई जो मैंने अभी ट्रक का एग्जांपल आपको बताया था, भाई ट्रक जा रहा है उसके साथ कुछ भी टकरा है तो ट्रक की स्पीड में थोड़ी चेंज होने वाला है, वो तो जितनी थी उतनी ही रहेगी, राइट। सिमिलर वे में आप इसकी भी स्पीड निकाल सकते हो, दैट इज योर v2, एंड v2 विल बी इक्वल टू p इनिशियल प्लस 2 है तो यहाँ 1 m1e u1 माइनस u2 डिवाइड बाय m प्लस स्मॉल, राइट। वैल्यू पुट करो, p इनिशियल आपका क्या आ जाएगा, m इंटू u1 प्लस m1 दैट इज इक्वल टू m, ये तो 1 है, u1 माइनस u2, तो आप u1 लिख लो इसको, u2 तो 0 है, डिवाइड बाय m प्लस m प्लस n को आप वापस m के बराबर लिख सकते हो, और उस m को आप कैंसिल कर सकते हो, देखो m, ये वाला m कैंसिल हो गया, तो u1 प्लस u2 आपका बचा 2u1। दैट मींस अगर ट्रक है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और आप शांति से बैठे हो यहाँ पर,
ट्रक ने आपको टक्कर दी तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अगर 10 से जा रहा है आपकी स्पीड हो जाएगी 20, ठीक है, डबल हो जाएगी जितनी ट्रक से थी, और ट्रक की तो उतनी रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो देखो हमने काफी सारी चीजों का डिस्कशन किया, सेंटर ऑफ मास का पूरा डिस्कशन, देन सेंटर ऑफ मास हो गया, मोमेंटम हो गया, कोलिजन हो गया, क्विक रिवीजन था ये, राइट। क्वेश्चन बैंक जो है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वर्क पावर एनर्जी के साथ मैंने मोमेंटम एंड कोलिजन के डाले हुए हैं। सेंटर ऑफ मास को मास के क्वेश्चन आपको रोटेशनल मोशन वाली डीबीपी है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तब तक आप बाकी के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो यस, नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, राइट। आपकी जो जेईई एंड नीट की एग्जामिनेशन है वो जैसे लेट्स से कि 1-2 महीना तो आई गेस लग ही गई, ठीक है, तो तब तक हमारे पास टाइम है, तो आप कर सकते हो इसको सॉल्व। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन हम लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी बैकलॉग वगैरह क्लियर हो जाए। तो यस, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो, राइट। बाकी मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में।